एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलूर चिकमंगलूर। जी हाँ, आज जब आप इस नारे को सुन रहे हैं तो ये आपको अटपटा, दिलचस्प और अनोखा भी लग रहा होगा। लेकिन जो लोग इस देश की राजनीति की नब्ज पर हाथ रखते हैं और जो थोड़े से उम्र के 40वें 50वें दशक की तरफ बढ़ चुके हैं या उससे भी ज़्यादा, वो लोग इस नारे को तुरंत ही याद करके यादों के उस गलियारे में खो जाएंगे जब नवंबर 1978 में ये नारा प्रतीक बन गया था उस वक्त की सबसे राजनीति की सबसे शक्तिशाली महिला इंदिरा गांधी की वापसी का। जी हाँ, इस देश की राजनीति में दिलचस्प वाक़ये होते हैं। ऐसा ही एक वाक़या अभी 23 मार्च 2023 को हुआ, जब सूरत की एक मजिस्ट्रियल कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई। वायनाड से सांसद राहुल गांधी इस समय देश की संसद के सदस्य नहीं हैं और उन्होंने अपने बाकायदा ट्विटर प्रोफाइल पर भी डिसक्वालीफाइड एमपी लिख दिया है। जैसे ही ये वाकया हुआ, बहुत राजनीतिक विमर्श, बवंडर, तूफान उठने लगा और उसके बीच में एक राजनीतिक आवाज़ तेजी से आने लगी कि ऐसा ही कुछ उनकी दादी, जो इतनी चर्चित, मशहूर, शक्तिशाली प्रधानमंत्री रही हैं, इंदिरा गांधी, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। और जब उनके साथ ऐसा हुआ था, जब उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई थी, समाप्त कर दी गई थी, बल्कि उसके बाद उन्हें तुरंत जेल भी जाना पड़ा था, और वो पहली ऐसी प्रधानमंत्री थी जो कोर्ट गई, पहली ऐसी प्रधानमंत्री थी जो जेल गई, और उसके बाद उन्होंने ज़बरदस्त वापसी यानी कमबैक यानी पलटवार किया था और वापस 1980 में देश की राजनीति में छा गई थी, 71 से भी एक सीट ज़्यादा लाकर। लेकिन ये सारा क्या मामला था? क्या वाकई 78 में संसद की सदस्यता रद्द कर दिए जाने के बाद जिस तरीके की वापसी इंदिरा गांधी ने की थी, वैसी ही वापसी और वैसी ही तुलना इस वक्त जो कुछ भी राहुल गांधी के साथ हुआ है उससे की जा सकती है? क्या उस वक्त के राजनीतिक हालात और समीकरण, उस वक्त की कांग्रेस की स्थिति, फैसले लेने की और विपरीत परिस्थितियों में भी संघर्ष करने की इंदिरा गांधी की जो क्षमता थी, वो इस वक्त राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनमें नजर आती है? फैसला तो वक्त को करना है, लेकिन इन दोनों हालातों और इन दोनों वक्त की तुलना करना बहुत ही दिलचस्प होगा। वो इसलिए कि क्या केवल गांधी उपनाम हो जाने भर से कोई इंदिरा गांधी की बराबरी कर सकता है? अगर ऐसा होता तो अर्जुन तेंदुलकर और रोहन गावस्कर इस वक्त भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सितारे होते। अगर ऐसा होता तो कुमार गौरव भी फिल्मों में आकर सुपरस्टार बन चुके होते। अगर ऐसा होता तो अभिषेक बच्चन भी अमिताभ बच्चन की कद पर, ऊंचाई पर फिल्मों की दुनिया में पहुंच चुके होते। नाम आपको एक स्तर पर ले जा सकता है, लेकिन उसके आगे आपको चाहिए वो दमखम, वो प्रतिभा, वो हुनर जो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर कोई कुछ भी कहे, लेकिन विपक्ष ने भी उनकी प्रतिभा का लोहा माना था। जी हाँ, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर लंबी बात हो सकती है, लेकिन वर्तमान संदर्भों में जबकि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता भी समाप्त हो चुकी, रद्द की जा चुकी है, और ऐसा ही वाकया 1978 में हुआ था। 1978 में क्या हुआ था उसको समझने के लिए पहले थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के चले जाने के बाद जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने और उसके बाद देश की राजनीति तेजी से बदली, ताशकंद में उनकी संदिग्ध मौत के बाद और भी तेजी से कांग्रेस के भीतर की परिस्थितियां भी बदलने लगी। मोरारजी देसाई और के कामराज, जो शुरू से ही नेहरू जी के जाने के बाद से ही कहीं ना कहीं इंदिरा जी के उभरते हुए अक्स को देखकर परेशान थे, उनके बीच में टकराव की स्थिति बन चुकी थी। हालांकि 1967 के जो चुनाव हुए थे, उन चुनावों में कांग्रेस की जो जीत हुई थी जबरदस्त, 282 283 सीटें कुछ मिली थी, और उस जीत के बाद कांग्रेस सत्ता में स्थापित थी, कांग्रेस का ही राज था, विरोधी सिर उठा रहे थे धीरे धीरे, लेकिन वो उस स्तर पर नहीं जा सकते थे कि कांग्रेस परेशान। कांग्रेस दरअसल परेशान, जैसा कि अभी भी हम देख पाते हैं, अपने भीतर के अंतर कलह की वजह से ही तब भी परेशान थी, अब भी। कांग्रेस में एक बड़ी घटना उस समय हुई थी जब नीलम संजीव रेड्डी को कांग्रेस ने अपना राष्ट्रपति पद का अधिकृत उम्मीदवार बनाया, लेकिन इंदिरा गांधी बाबू जगजीवन राम को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाना चाहती थी। इसी सारे के बीच में के कामराज और मोरारजी देसाई वाला धड़ा, जिसको बाद में सिंडिकेट कहा गया, और उसी के बाद कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर में बढ़ गई। कांग्रेस ओ का मतलब है कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो मानते थे कि वही असली संगठन है, जिसमें कामराज और मोरारजी देसाई थे, जिनको सिंडिकेट भी बाद में कहा गया। और इंदिरा गांधी वाले धड़े ने कांग्रेस आर के नाम से अपनी पहचान स्थापित की, मतलब रिक्विजिशनिस्ट। तो इन लोगों ने आपसी अंतर कलह के चलते जब नीलम संजीव रेड्डी उम्मीदवार बने थे, तब तय ये किया गया
कि उपराष्ट्रपति पद पर जो उस वक्त थे वीवी गिरी जी, उन्होंने भी राष्ट्रपति पद के लिए अपना नाम भर दिया। जगजीवन राम तो बने नहीं, जो इंदिरा गांधी के उम्मीदवार थे, क्योंकि कांग्रेस ने सर्वसम्मति से निर्णय ले लिया। इंदिरा गांधी की एक तरह से बड़ी हार के रूप में इसको देखा गया कि वो अपने प्रतिनिधि को राष्ट्रपति पद के लिए नहीं खड़ा कर पाई। वहीं पर इंदिरा गांधी ने मौका देखा। शुरुआत में तो उन्होंने नीलम संजीव रेड्डी का समर्थन किया, लेकिन अचानक से उन्होंने ये जब कहा कि अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट देना चाहिए और अपने धड़े को सक्रिय किया वीवी गिरी के समर्थन में, और वीवी गिरी जीत गए और नीलम संजीव रेड्डी जो अधिकृत उम्मीदवार थे वो हार गए कांग्रेस के। यहां से कांग्रेस का अलग धड़ों में बंटना और तेजी से आगे बढ़ा। और उसके बाद जब परिस्थितियां तेजी से बदलने लगी, विरोध के स्वर आने लगे, इंदिरा गांधी खुद को मजबूत करने लगी। एक लंबा इतिहास है उसका, उस तक जाएंगे, लेकिन अभी 78 की जो सदस्यता रद्द हुई थी इंदिरा गांधी की, उस तक हमको आना है तेजी से। इसलिए उसके बाद जो उस वक्त के उनके राजनीतिक सचिव थे पीएन अक्सर, ऐसा माना जाता है कि उनकी सलाह पर 67 के बाद के जो चुनाव दरअसल 1972 में होने थे, उन्हीं को 1971 में करवाने की सलाह मध्यावधि चुनाव अक्सर ने दे दी। और ये जो कांग्रेस का विरोधी धड़ा था, इसने लगातार इंदिरा हटाओ का नारा दिया और इंदिरा गांधी ने नारा दिया गरीबी हटाओ का। इसका जबरदस्त प्रभाव हुआ। 1971 के चुनाव में दरअसल गूंगी गुड़िया मानी जाने वाली या राजनीतिक रूप से कांग्रेस के भीतर भी अपने वर्चस्व के लिए संघर्ष करने वाली इंदिरा गांधी की स्थापना एक मजबूत शक्तिशाली राजनेता के रूप में हुई, जब 352 सीटों के जबरदस्त बहुमत के साथ वो फिर से सत्ता में स्थापित हुई। वो न केवल सत्ता में स्थापित हुई, बल्कि उसी 1971 में बांग्लादेश युद्ध जैसी एक ऐतिहासिक घटना को अंजाम दिया, और जिसकी वजह से जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश में तब्दील हो गया। और इसने इंदिरा गांधी को न केवल भारत बल्कि विश्व के परिदृश्य पर भी एक मजबूत राजनेता के रूप में स्थापित कर दिया। लेकिन यही 1971 का जो चुनाव था, वो आगे जाकर आपातकाल जैसी एक देश के लोकतांत्रिक इतिहास पर कलंक लगाने वाली घटना का सबब बना। वो कैसे? जो लोग जानते हैं वो उन्हें पता है, लेकिन इतिहास को एक बार फिर याद करते हुए हम जाएं उसी 71 के चुनाव में, जहां पर रायबरेली की संसदीय सीट से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जब बनी थी, उनके चिरपरिचित प्रतिद्वंदी राजनारायण जो है वो हार गए थे, और वो दरअसल इलाहाबाद के हाई कोर्ट में चले गए थे। इलाहाबाद के हाई कोर्ट में ये मामला लंबा चला, लेकिन 12 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट में तमाम नानुकुर और ऊहापोह के बीच प्रस्तुत होना पड़ा। 12 जून 1975 को जब वो प्रस्तुत हुई और ये माना गया कि जो कुछ भी आरोप राजनारायण ने लगाए हैं वो सही हैं, अपनी शक्ति का दुरुपयोग इंदिरा गांधी ने किया है। इसी वक्त गुजरात में जो चुनाव हुए थे उसमें भी कांग्रेस की बुरी हार हुई, और इन तमाम सम्मिलित घटनाओं से बौखलाकर आखिर 25 और 26 जून की दरमियानी रात 1975 में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। अब उससे आगे बढ़ते हैं। 1977 आते आते 2 साल की लगभग अवधि वाले इस आपातकाल के दौरान बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को लगने लगा कि अब यह आपातकाल उनके लिए एक बड़ा ऐसा कारण बन जाएगा जिससे उनकी आगे की राजनीति की राह मुश्किल होगी, और इसीलिए उन्होंने 1977 में चुनावों की घोषणा कर दी। उनका अंदाजा ये था कि शायद लोग आपातकाल के बाद उस चीज़ से उबर जाएंगे और उनकी भारी जीत होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1977 के चुनाव में उन्हीं राजनारायण से, जिनकी वजह से उनका जो चुनाव है कोर्ट में रद्द हुआ था और फिर आपातकाल लगने की घटना हुई थी, उन राजनारायण ने रायबरेली की सीट से इंदिरा गांधी को हरा दिया था। मोरारजी देसाई की सरकार बन गई थी और इंदिरा गांधी बुरी तरह बौखलाई हुई थी। उनको राह नहीं सूझ रही थी और वो चाहती थी कि किसी भी तरीके से वो इससे बाहर निकलें। उसके लिए ढूंढा गया कर्नाटक को, कर्नाटक के चिकमंगलूर को। वहाँ पर चंद्रेगौड़ा जो थे वो 60,000 वोटों से अपनी सीट पर जीत हासिल की थी उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर। उनसे इस्तीफा दिलवाया गया, वहाँ पर उपचुनाव हुआ और 8 नवंबर 1978 को इंदिरा गांधी वहाँ पर 77,000 से कुछ अधिक वोटों से जीत गई। यहाँ से आगे सदस्यता रद्द होने पर चलेंगे, लेकिन इसके पहले की एक और घटना, क्योंकि हम तुलना कर रहे हैं राहुल गांधी से, और इस बीच इंदिरा गांधी किस तरीके से 77 के बाद लगातार सक्रिय रही। मई 1977 का मामला था। मई 1977 में बिहार के बेलछी में एक नरसंहार हुआ था। इस नरसंहार की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही थी और उस गूंज के बीच में यह एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन गया था। 1978 में जो 8 नवंबर को चिकमंगलूर की सीट से जबरदस्त जीत हुई इंदिरा गांधी की, और इस पूरे घटनाक्रम में 77 की उनकी हार और उनके राजनारायण से हार जाने के बाद का भी जो पूरा विश्लेषण है वो बड़ा दिलचस्प है।
आप देखिए कि चिकमंगलूर की सीट पर क्या नारा लगा। जो चंद्रेगौड़ा से सीट लेकर उपचुनाव करवाया गया और उस उपचुनाव में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो थी पहले की, इंदिरा गांधी जो उम्मीदवार बनी, उस वक्त नारा चला, एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलूर चिकमंगलूर। और ऐसा कहते ही चिकमंगलूर की सीट बहुत ज़्यादा चर्चित हो गई पूरे देश में। यहाँ एक और दिलचस्प संयोग ये है कि जब भी गांधी परिवार के किसी सदस्य को उत्तर भारत में अपनी परंपरागत सीटों पर कोई खतरा नज़र आता है तो वो दक्षिण का रुख करता है। 2019 के चुनावों में जब राहुल गांधी को ये लगने लगा कि अमेठी से वो शायद जीत नहीं पाएंगे तो वो चले गए कहाँ पर, केरल के वायनाड में। ऐसे ही जब अपनी रायबरेली की सीट से राजनारायण के खिलाफ चुनाव हार गई इंदिरा गांधी तो वो कहाँ चली गई, कर्नाटक के चिकमंगलूर। और उस चिकमंगलूर में नारा लगा जिससे हमने शुरुआत की थी आज की बातचीत की, एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलूर चिकमंगलूर। तो बहरहाल 8 नवंबर को वो ये चुनाव 77,000 से कुछ ज़्यादा वोटों से जीत गई। अब हम वापस चलते हैं इसके पहले की 27 मई 1977 की वो घटना जहां पर दलित और सुनार समुदाय के लोगों के बीच में सामूहिक नरसंहार की एक ज़बरदस्त घटना हुई। इस घटना ने पूरे देश को उद्वेलित किया, आक्रोशित किया और ये बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम भी बन गया। राजनीतिक विवाद और चर्चा इस पर बहुत ज़्यादा होने लगे। तब इंदिरा गांधी इस नरसंहार के बाद बेलची पहुंची थी और इसके बाद वो सुर्खियों पर आ गई और इसी दौरान हाथी पर सवार उनकी जो तस्वीर थी वो देश और दुनिया में छा गई। और ये बेलची इसलिए महत्वपूर्ण है, इसका जिक्र हम यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं कि इसी बेलची के हाथी पर सवार इंदिरा गांधी दरअसल उसी के हाथी की सवारी करते करते 1970 में सत्ता पर सवार हुई थी। तो उस दिन का जो घटनाक्रम था जिस वजह से ये पूरा हुआ उसको यहां बताना दिलचस्प होगा। 11 अगस्त 1977 का दिन था। बिहार के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सदाकत आश्रम में इंदिरा गांधी जी का फोन आया। इंदिरा ने पीसीसी के उस वक्त के प्रमुख थे केदार पांडे, उनसे कहा कि वह बेलछी गांव जाना चाहती है। कांग्रेस का संगठन हरकत में आया और 13 अगस्त की तारीख तय हुई। जी हां, ध्यान से याद कर लीजिए, 13 अगस्त की सुबह इंदिरा गांधी हवाई जहाज से पटना पहुंची। समर्थकों ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। हालांकि युवाओं के एक बड़े समूह ने इंदिरा गांधी वापस जाओ के नारे भी लगाए। तो उस वक्त उनके समर्थन के साथ साथ विरोध का भी क्रम जारी था। इस विरोध से बिना घबराए पटना हवाई अड्डे से उनका काफिला रवाना हुआ और चंपापुर के पास काफी संख्या में लोगों ने उनका बैंड बाजे के साथ स्वागत किया। दरअसल इंदिरा गांधी का मकसद बेलछी पहुंचना था, वो बेलछी जहां पर जातीय नरसंहार हुआ था और पूरे देश के परिदृश्य में वो चर्चा का विषय था। हालांकि पहले वह बिहार शरीफ चली गई, लेकिन बताया गया कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है जहां से वो वहां पहुंच सकें। उन्होंने तय किया कि ग्रामीण जैसे जाते हैं उसी रास्ते से वो जाएंगी। लिहाजा बिहार शरीफ से हरनौत लौट आई। हरनौत से करीब 15 किलोमीटर दूर बेलछी गांव पड़ता है और शाम हो चुकी थी। बारिश भी तेज हो रही थी। सड़क नहीं थी जिसके रास्ते जाया जा सकता है। नदी और रास्ते में पूरा पानी, इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी कि कीचड़ से भरा हुआ रास्ता था। स्थिति यहां तक आ पहुंची कि जो आयोजक थे, कांग्रेस संगठन के जो लोग थे, केदार पांडे और अन्य लोगों ने यह सुझाव तक दे डाला कि इस वक्त बेलछी जाना संभव नहीं होगा और कार्यक्रम को रद्द कर दिया जाए। लेकिन इंदिरा गांधी तो इंदिरा गांधी ठहरी। इंदिरा गांधी अपने फैसले पर अड़िग थी और वो डटी हुई थी कि आज तो वो बेलछी जाकर ही रहेंगी। इंदिरा गांधी सबसे पहले जीप पर बैठी। जीप कुछ दूर जाकर ही कीचड़ में फंस गई। इंदिरा गांधी बोली कि हम वहां पैदल जाएंगे, लेकिन तभी उनके लिए एक हाथी मंगवाया गया। जी हाँ, हाथी। केदार पांडे जो कि उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के बिहार में, उन्होंने पूछा कि आप क्या हाथी पर चढ़ भी पाएंगी, कैसे चढ़ेंगी? इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं जरूर चढ़ जाऊंगी, मैं इससे पहले भी हाथी पर बैठ चुकी हूं। लिहाजा इंदिरा गांधी बिना हौदे के हाथी, हौदा मतलब जो बैठने की जगह होती है जिस पर व्यक्ति, क्योंकि हाथी की पीठ पर सीधे बैठना आसान नहीं है, बहुत दुष्कर कार्य है। लेकिन आप देखिए, हौदा कुछ नहीं था, यह अचानक की गई व्यवस्था थी हाथी मंगवाने की। लेकिन इंदिरा गांधी उस हाथी पर बैठ गई बिना हौदे के, पूरी हिम्मत के साथ उस पर चढ़ गए, बैठ गई। आसपास के लोग वो नज़ारा देखते रहे। 3.5 घंटे का सफर करके इंदिरा गांधी उस हाथी की पीठ पर सवार होकर बेलछी पहुंची और ये घटना इंदिरा गांधी की राजनीतिक वापसी के लिए संजीवनी मानी जाती है। वो इसलिए कि जिस तरीके की राजनीतिक इच्छा शक्ति और वापसी की राह पर आने के लिए प्रतिबद्धता उन्होंने दिखाई, वो एक प्रतीक बन गया। इंदिरा गांधी के हाथी पर सवार इस तस्वीर को पूरी दुनिया ने देखा, देश ने देखा। उनके विरोधियों ने तक दांतों तले उंगलियां दबा ली और पटना के बेलछी पर हाथी पर सवार इंदिरा गांधी दरअसल इस पूरी घटना के बाद सशक्त वापसी करने के लिए तैयार हो गई थी। तो 1977 में अगस्त में यह घटना हो चुकी थी। फिर नवंबर
में उन्होंने चुनाव लड़ा चिकमंगलूर से, जहां पर यह नारा लगा कि एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलूर चिकमंगलूर। बहरहाल वो चुनाव जीत गई, जबरदस्त तरीके से जीती, वो वापस संसद में पहुंची और उस वक्त के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को उनका इस तरह संसद पहुंचना गवारा नहीं हुआ और उन्होंने इस सब को लेकर भी कवायद शुरू कर दी। आपातकाल के दौरान लिए गए उनके निर्णय, सत्ता मशीनरी का दुरुपयोग, ऐसे कई, और उस वक्त ये कानून नहीं था। ये भी मैं आप सबको बताता चलूं कि जिस कानून के तहत जो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था और जिसको लेकर अध्यादेश आने वाला था, जिसे राहुल गांधी ने फाड़ दिया, वो कानून उस वक्त प्रभावी नहीं था संसद की सदस्यता रद्द करने के लिए। इस तरह के कानून के बजाय संसद में प्रस्ताव पारित करने का प्रावधान था और मोरारजी देसाई ने कमर कस ली कि किसी भी तरीके से वो इस प्रावधान के जरिए इंदिरा गांधी भले ही चिकमंगलूर से भी जीत कर आई हैं, उनको संसद में बैठने नहीं देगी, क्योंकि वो उनकी आंख की किरकिरी बन चुकी थी। बेलछी की घटना से प्राप्त उनकी लोकप्रियता और चिकमंगलूर की जीत, इन दोनों को जोड़कर वो देख पा रहे थे कि अगर इंदिरा गांधी फिर से इसी तरीके से हावी हो गई, प्रभावी हो गई, तो उनका 1971 वाला दुर्गा स्वरूप और जलवा फिर से कायम होगा और विरोधी फिर कहीं के नहीं रहेंगे। इसी सब को देखते हुए 1978 में उनकी सदस्यता को रद्द करने की कवायद शुरू हुई। तो वो 19 दिसंबर 1978 की, मतलब 1.5 महीने भी उनको सांसद नहीं रहने दिया गया था। नवंबर में 8 नवंबर को चुनाव जीती थी और 19 दिसंबर 1978 को जो विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया गया था, जिसके तहत उनकी संसद सदस्यता रद्द होनी थी और उन पर लगे गए तमाम आरोपों पर वोटिंग होनी थी, 15 घंटे लगभग बहस चली थी, मतदान हुआ। इस प्रस्ताव में इंदिरा गांधी की पराजय हुई, उनके विरोधी उन पर हावी पड़े और न केवल उनकी संसद की सदस्यता रद्द हुई, बल्कि वहीं संसद से उनको जेल भी जाना पड़ा। वो पहली ऐसी प्रधानमंत्री बनी जिनको जेल जाना पड़ा। पहले तो 1975 में जब उनको कोर्ट में पेश होना पड़ा था, 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट में, पहली प्रधानमंत्री थी जिनको कोर्ट में जाना पड़ा। 12 जून को 1975 को वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में गई थी, क्योंकि उनके रायबरेली के चुनाव को चुनौती दे दी गई थी। और अब 19 दिसंबर 1978 को जो मतदान हुआ और 15 घंटे की बहस चली, न केवल वो बल्कि उनके साथी आर.के. धवन और अन्य लोगों को भी जेल जाना पड़ा। लेकिन वो जब जेल से निकल कर आई तो उसके बाद उन्होंने अपनी राजनीतिक शक्ति को संग्रहित किया। संसद की सदस्यता उनकी रद्द हो चुकी थी। इधर जो मोरारजी देसाई वाली सरकार बनी थी, उसके आपस के भी मतभेद उजागर हो रहे थे। चौधरी चरण सिंह ने अपना समर्थन वापस ले लिया था और इस सारी विपक्ष की कमजोरी का भी उन्होंने लाभ लिया, अपनी राजनीतिक शक्ति को संग्रहित किया। उन्होंने जो कांग्रेस आर बनाई थी और गाय बछड़े के चुनाव चिन्ह पर उन्होंने चुनाव लड़ा था 1971 का, और उसमें कितनी सीटें आई थी? 352 सीटें आई थी। 1980 में वही इंदिरा गांधी कांग्रेस आई, यानी इंदिरा कांग्रेस, अब उनका नाम उनकी पार्टी के साथ जुड़ गया था। इंदिरा कांग्रेस के साथ चुनाव के मैदान में उतरी, न केवल मैदान में उतरी बल्कि 71 वाला जो उनको जबरदस्त बहुमत हासिल हुआ था उससे एक सीट ज़्यादा, यानी 353 सीटें कांग्रेस ने जीती और ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने सत्ता में वापसी की। उसके बाद का इतिहास सभी को पता है 84 तक का, उसमें हम इस वक्त नहीं जाएंगे। लेकिन बात ये थी कि 78 में जो उनकी सदस्यता रद्द हुई थी, उसके पहले 77 का बेलछी का घटनाक्रम, चिकमंगलूर से उनका ज़बरदस्त तरीके से चुनाव जीतना, 78 से लेकर 80 के बीच में अपनी राजनीतिक शक्तियों को संग्रहित करना, विरोधियों की कमजोरियों को समझना, उनको भांपना और उनके खिलाफ ट्विटर पर या फेसबुक, खैर उस वक्त तो थे ही नहीं, पर उनके खिलाफ केवल ट्विटर और फेसबुक पर नहीं लड़कर ज़मीन पर लड़ना, जनता के साथ खड़े होना, इस तरीके से खड़े होना कि देश की जनता ने आपातकाल की त्रासदी वाले उन 2 सालों से अधिक की अवधि को भी भुला दिया और उन्हीं इंदिरा गांधी को 353 से अधिक का बहुमत दिया। क्या इस तरीके की करिश्मा करने की या ज़मीनी लड़ाई लड़ने की क्षमता राहुल गांधी में भी है? हम नहीं कह सकते, लेकिन दोनों ही घटनाओं की तुलना तो आपके सामने रख सकते हैं। इन तुलनाओं के बाद आपको पता लग जाएगा कि उस वक्त जो नारा लगा था, एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलूर चिकमंगलूर, उसके क्या मायने थे। आप देखते रहिए अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।